अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बायो फर्टिलाइज़र्स के हवाले से। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक सुल्तान जो कि साइंटिस्ट हैं और इनकी बहुत ज़्यादा वर्किंग है बायो फर्टिलाइज़र पर और ख़ुसूसन जो बैक्टीरियाज़ हैं उनके ज़रिए जो बायो फर्टिलाइज़र्स बनाई जाती हैं उन पर ये काम करते हैं। इनसे आज हम जानेंगे कि बायो फर्टिलाइज़र्स को फसलों की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो बायोजॉट के नाम से आपने जो बायो फर्टिलाइज़र बनाई है ये किस तरह से वर्किंग करती है और किस तरह से जो किसान की जो पैदावार है उसको बढ़ा सकती है। शुक्रिया जनाब फ़ारूक साहब। जैसा कि पहले भी हमने कुछ वीडियोज़ में बताया था कि बायो फर्टिलाइज़र जो है ना ये ज़िंदा जरसूमे हैं, यानी फ़ायदेमंद जरसूमे हैं। ज़मीन के अंदर दो तरह के जरसूमे होते हैं, एक फ़ायदेमंद हैं, दूसरे नुकसानदेह हैं। नुकसानदेह जो जरसूमे हैं उनसे बीमारियां फसलों को लगती हैं। फ़ायदेमंद जो है ना वो फसलों को फ़ायदा देते हैं। अब फ़ायदा किस तरह देते हैं कि उसकी खुराक में मदद करते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। तो मेन इनका जो काम है ना वो पौधे को मदद करना है, उसकी जो बढ़ोतरी है उसको बेहतर करना है। तो मोटे मोटे फ़ायदों में हम ये कह सकते हैं कि इसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हवा से नाइट्रोजन लेते हैं और वो नाइट्रोजन पौधे नहीं ले सकते, फसल नहीं ले सकती, बैक्टीरिया लेते हैं, वो ले के फसल को देते हैं। उसके बाद दूसरा जो इनका अहम काम है वो है कि कुछ हमारे जो खादें हैं वो डालने से वो ज़मीन के अंदर जाके जम जाती हैं। जैसे फास्फोरस है 70 से 80% जो ज़मीन में जाके जम जाती है। तो ये बैक्टीरिया के अंदर अल्लाह ने एक खासियत रखी है कि ये जब पौधों की जड़ों पे होते हैं तो ये जो जमी हुई फास्फोरस है उसको वापस ले आते हैं। तो इस तरीके से खुराक में उसकी मदद करते हैं। उससे क्या होता है कि जब खुराक पौधे को ज़्यादा मिल रही होती है तो वो मतलब उसकी फिर बढ़ोतरी भी अच्छी होती है। इसका फिर तीसरा बड़ा काम है ये कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बढ़ोतरी के हार्मोन कहते हैं। तो ये पौधे के अंदर भी पैदा होते हैं, ये बैक्टीरिया भी पैदा करके उसको जड़ों पे दे देते हैं। तो जब हार्मोन मिलते हैं पौधे को तो उसकी जड़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं ज़्यादा। आप पौधा जिसमें बायोजोट इस्तेमाल किया हो ना, जिस फसल में भी आप पौधे को जड़ों समेत निकालें ना, उसको धो के जड़ों का देखें, जिस पे इस्तेमाल नहीं किया उसको भी देखें, दोनों का कंपैरिजन करें, मुवाजना करें तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि उस जिधर बायोजोट लगा होगा वहाँ आपकी बहुत ज़्यादा जड़ें बनती हैं। ठीक है। और बारीक जड़ें और बहुत ज़्यादा फैलती हैं। उसकी वजह से फिर आपकी ज़्यादा जगह से वो खुराक लेता है, खुराक फिर पौधे में आती है, पौधा सेहतमंद होता है। गंदम में देखें तो उसकी आपको उसके जो शगुफ़े हैं वो ज़्यादा बनते हैं, ज़ाहिर है उतने आपके सिटे ज़्यादा होंगे तो वो पैदावार में फिर इजाफा करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जी 15 से 20% इसका फ़ायदा ज़रूर होता है, यानी कि पैदावार में इजाफा होता है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये कौन कौन सी जो फसलें हैं उनके लिए आपने ये बैक्टीरिया तैयार किए हैं, ये बायो फर्टिलाइज़र जो है कि किन किन फसलों पर इस्तेमाल की जा सकती है? जी एक तो फलीदार फसलें हैं जिनको हम कहते हैं, जितनी भी दालें हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ पाउडर हैं जैसे बरसीम है, लूसरन वगैरह, ये ठीक है जी। तो इनके ऊपर भी हमने फार्मूले तैयार किए हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर आ जाए सीरियल जैसे गंदम है, चावल है, मकई है, इनके लिए भी हमने फार्मूले तैयार किया है। इसी तरीके से मसलन गन्ने की फसल है, कपास है, जितनी भी बड़ी फसलें हैं। और अब हमने इस पे सब्जियों पे भी काम हमने 2-3 साल से किया है, बहुत अच्छी हमारी फार्मूलेशन बन गई हैं। तो तकरीबन हमने तमाम फसलों को कवर किया हुआ है। ठीक है। तो ये कपास के लिए भी क्या अवेलेबल है ये? जी बिल्कुल, कपास के लिए भी अवेलेबल है। अभी जो मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि इस वक्त आपकी जो मकई की बिजाई हो रही है, हम उस इलाके में गए हैं, मकई पे इस्तेमाल करें। मकई तो काफ़ी अर्सा लगती रहती है ना, इस मौसम में भी लगेगी, फिर गर्मियों में भी लगेगी, लगती रहती है, चारे की तो लगती रहती है ना। तो इस मकई के अलावा जो है ना आपके जो कह लें कि बाकी चारा जात हैं उस पर भी इस्तेमाल करें। गन्ने की फसल अभी शुरू हो गई है, उस पर ज़रूर इस्तेमाल करें। कपास की फसल शुरू हो रही है, होने जा रही है, तो कपास पे ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। तो उससे एक तो जो फसल का जमाव है ना, जर्मिनेशन जिसको कहते हैं, वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है। उसके बाद फिर जैसे खुराक उसको मिलना शुरू होती है तो फसल बढ़ना शुरू होती है और वो फ़र्क वाज़ेह नज़र आ जाता है। ठीक है। तो ये फिर आखिर तक उसकी पैदावार में फिर हम कहते हैं कि जी 15 से 20% आसानी से उसमें इजाफा हो जाता है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसको जो बीज को लगाने का क्या तरीकाकार है, किस तरह से ये इस्तेमाल किया जाता है? मुख्तलिफ फसलों में मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल की जाती है। जितनी बीज वाली फसलें जब बीज से लगाई जाती हैं तो उसमें बीज के ऊपर हम कोट करते हैं, यानी सीड के ऊपर
सीड ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है ना। तो उसके अलावा फिर दूसरा तरीका ये है कि जिन फसलों के जैसे गन्ना है तो उसके अंदर हम इसको रेत या कंपोस्ट में मिक्स करके उसकी जब बिजाई हो रही थी समूह में डाल देते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपकी चावल की फसल है तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम जब नर्सरी लग रही होती है तो सीड को ट्रीट करते हैं, फिर जब नर्सरी मुंतकिल होती है फसल में लगाने के लिए तो उस वक्त उसको हम जो उसकी जड़ें हैं सोल्यूशन बना के एक खेत के अंदर ही पानी खड़ा करके वट बना के उसके अंदर रख देते हैं इसको डाल के, तो वो फिर 3-4 घंटे के बाद वो बैक्टीरिया उसके साथ लग जाते हैं तो आप फसल उसको मुंतकिल कर देते हैं। इसी तरह सारी जितनी पनीरियाँ लगाते हैं हम इसी तरह लगाते हैं, उसको डिप करके लगाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल आता है कि क्या इसको फसलों में फ्लड भी किया जा सकता है? जी बिल्कुल, फ्लड किया जा सकता है। गन्ने में हमने बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी फसलों में भी हमने इसको ट्राई किया है। फ्लड बाद में किया जाता है, लेकिन जो एट द टाइम ऑफ सोइंग यानी आपने बिजाई के वक्त जो इस्तेमाल करते हैं उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो उससे कम ज़रा फ्लड पे भी हो जाता है। तो उसमें थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा फ़र्क है कि मिकदार ज़्यादा डालनी पड़ती है। इसी तरीके से हम फलों को भी हमने इस्तेमाल की है, फलदार पौधों में भी इस्तेमाल की है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। मसलन किन्नू में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो उसके लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं फलदार पौधों के लिए? उसके लिए फिर हम थ्रू जो फर्टिगेशन होती है ना, पानी उसी में मिक्स करके डाल देते हैं। ठीक है, तो यानी कि उसके पौधे की जड़ों में डाल दिया? हाँ, जड़ों में चला जाता है। ठीक है, तो फिर वो अप्लाई हो जाता है। अगर आपकी ड्रिप लगी हो तो ड्रिप के ज़रिए लिक्विड चला जाता है, तो वहाँ जाके सेट हो जाते हैं बैक्टीरिया। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये एक ही बैक्टीरिया जो तमाम फसलों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या तमाम फसलों के अलग अलग बैक्टीरिया? ये बहुत अच्छा सवाल किया है। देखें, जो बैक्टीरिया होते हैं ना हर फसल के उसकी जो कह लें कि उसके साथ मुताबिकत है ना, ये मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ बैक्टीरिया हैं जो हर फसल के साथ चल जाते हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फसल को उसी फसल के बैक्टीरिया उसको ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। तो हमने उन बैक्टीरिया को उन फसलों से हासिल किया है और हमने उनको महफूज कर लिया अब जीन बैंक में, और उन्हीं से फिर हम ये बायोजोट तैयार करते हैं। यानी इसके अंदर फार्मूलेशन वही होती है जो फसल की होती है। ठीक है। अब देखें ना, चने का जो बैक्टीरिया है जिसने हवा से नाइट्रोजन लेनी है वो मूंग पे तो नहीं काम करेगा, वो उसी के साथ काम करेगा। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो उसी बैक्टीरिया ने करनी है जो उस फसल का है, वो स्पेसिफिक होते हैं उस फसल के लिए। तो डॉक्टर साहब, आप इन्हें जो बैक्टीरियाज हैं जिन्हें जाहिर बात है कि आपने पहले रिसर्च की, आइडेंटिफाई किया, तो क्या इन्हें ज़मीन से ही हासिल किया गया है? जी बिल्कुल, हमने अपनी ज़मीनों से हासिल किया और एरिया के हिसाब से भी हासिल किया है कि जी जैसे हमारी साउथ में या सिंध में चले जाएँ, बलूचिस्तान में चले जाएँ, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, तो उस हवाले से भी हमने उसको बैक्टीरिया को लिया है कि ताकि वो अपनी इकोलॉजी में जाके या अपने इलाके में जाके फसलों के साथ अच्छे तरीके से काम कर सकें, किसी किस्म की उनको स्ट्रेस ना आए, दबाव ना आए। ठीक है, तो उसमें दबाव में भी आप जब फसल आती है स्ट्रेस में, ये फसल के अंदर देखें ना, जब खुराक ज़्यादा आती है तो वो पौधे खड़े हो जाते हैं, वो दबाव से निकलते हैं, ये बैक्टीरिया उसको निकालता है। ठीक। तो उसमें ये टॉलरेंस इंड्यूस कर देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, किसान को जाहिर बात है कि अब दस्तयाबी भी इसकी यकीनन ज़रूरी होनी चाहिए, तो किसान किस तरह से ये बायोजॉट जो आपने तैयार किया है इसको किस तरह से हासिल कर सकते हैं? तो उसके दो ही तरीके हैं। एक तो ये है कि हम NARC में रब्ता किया जा सकता है। फिर इसके अलावा हमारी जो एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग दी है, वो तकरीबन हर इलाके में उन्होंने अपने जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर और फिक्स किए रखे हैं, जहाँ से ये दस्तयाब हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल में शेयर किया कि किस तरह से ये जो बैक्टीरिया बायोजॉट के नाम से यहाँ पर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में तैयार किए गए हैं वो किस तरह से किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, और फसलों के हवाले से भी बताया कि मुख्तलिफ़ फसलों के लिए मुख्तलिफ़ बैक्टीरिया तैयार किए गए। जिस तरह से अभी हाल ही में जो है मकई की सोइंग चल रही है तो उस पर भी ये इसके ट्रायल्स किए गए हैं, उस पर भी ये लगवाया गया है। इसके साथ ही साथ आगे कपास का सीज़न आ रहा है तो कपास के काश्तकार भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए दालों के लिए भी तैयार किए गए हैं ये बैक्टीरियाज, और जो दूसरे पौधे हैं जो कि फलदार हैं उनके लिए भी नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की जानिब से ये तैयार किए गए। तो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की जानिब से ये तैयार तो कर दिए गए, लेकिन अब मार्केटिंग का जो कंपोनेंट है वो एक प्राइवेट सेक्टर के साथ इन्होंने MOU किया है और वहाँ से ये बैक्टीरिया हासिल कर सकते हैं। हम स्क्रीन पर उनका नंबर भी शेयर कर देंगे, अगर
कोई किसान भाई हासिल करना चाहे इन बैक्टीरियाज़ को तो वहाँ पर रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। मज़ीद भी अगर इन बैक्टीरियाज़ के हवाले से कोई भी किसान भाइयों के सवालात हों तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब से उन सवालों के जवाब लेकर किसान भाइयों को आगाह करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।